Good morning again. हेलो। ये बड़ा शोर कर रहा है तो इसको हम लोगों ने ऑफ कर दिया सो दैट साउंड जो है ऑनलाइन में स्टूडेंट्स में मेरे साथ पंखे के साउंड मिक्स होके ना आ जाए। गुड मॉर्निंग घर 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 ऐसे ऐसे करके ना जाए, है ना। सो फैन स्विच ऑफ करना इसलिए ज़रूरी था। चलो अभी हम लोग इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग लाइब्रेरीज में पढ़ते हो, नीचे लाइब्रेरी जो है आपकी बड़ी वाली लाइब्रेरी वो बन के तैयार हो चुकी है। आप जाके आज से ही वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो, है ना। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, देख लिया, अच्छा है, अच्छा ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़ा मेरा भी टाइम उसमें जा रहा था, बाकी अब ठीक है। तो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज डीएपी क्राइसिस, लेसन्स फ्रॉम ए फर्टिलाइजर शॉर्टेज। तो डीएपी क्या है और फर्टिलाइजर शॉर्टेज से क्या हमें सीखने को मिलता है ना। ये एक बहुत ही रेकरिंग इशू है। रेकरिंग इशू समझते हो क्या होता है? रेकरिंग जो बार बार आता रहता है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम है ना। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त लेट आ रहा है हमेशा, तो आप बोलते हो ना तेरा रोज का हो गया यार, है ना, तो हमेशा लेट ही आता है। तो वैसे ही फर्टिलाइजर का इशू जो है इंडिया में वो हमेशा का ही इशू है। फर्टिलाइजर की जब बात हम करते हैं इंडिया में, तो फर्टिलाइजर कौन यूज करता है? ये तो पता है फर्टिलाइजर क्या है, खेतों में डाला जाता है। खेतों में किस लिए डाला जाता है? सो दैट कि जो लैंड है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, उसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर कौन कौन से आते हैं? यूरिया आता है, क्या आता है? यूरिया आता है, डीएपी आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और साथ में आता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास, ये तीन जो आते हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होते हैं जो इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में डालते हैं, और इससे खेतों का प्रोडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम से इनका प्रोडक्शन और इनका जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूरिया बहुत हद तक हम इंडिया में बना लेते हैं, है ना, बट ये दोनों जो फर्टिलाइजर होते हैं ये हमें बहुत हेवली इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है, इंडिया में आता है। और ये पोटास वोटास जो है, ये जानते हो सबसे ज्यादा कहां बनता है? यूक्रेन वगैरह बनता है। यूक्रेन में क्या ही बन रहा होगा 2 साल से, आपको पता है रशिया यूक्रेन क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है। तो फर्टिलाइजर का जो प्राइस है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं बाकी जगहों से, बट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो करती है, अच्छा फर्टिलाइजर यूज कौन करता है? फार्मर्स। फार्मर्स को बाई नेचर हम लोग क्या मानते हैं? गरीब, क्योंकि 87% फार्मर क्या है? गरीब ही है, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर मतलब उनके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है पर पर्सन, जो पर फार्मर लैंड है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल। समझ में आई बात? छोटे फार्मर की मतलब उनका उतना, उनका बस इतना ही खेती होता है कि खेती करें और खुद खा पी के जी पाए। बड़े फार्मर जो हैं जिनके पास बहुत खेत है वो तो कम ही है। तो बिग फार्मर्स कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स, स्मॉल फार्मर कैन नॉट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। वन ऑफ द मोस्ट हाईली सब्सिडाइज्ड जो चीजें हैं उसमें फर्टिलाइजर। बहुत ज्यादा सब्सिडी में एक जो चीज है वो क्या है? फर्टिलाइजर। खूब सब्सिडी इसको मिलता है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सब्सिडी इसको ईयरली मिल जाता है। 1 लाख करोड़ का सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। समझ में आ रही बात? फर्टिलाइजर पे कितना सब्सिडी मिल रहा होता है। अब सब्सिडी मिल रहा होता है तो इसको यूज भी कर रहे होते हैं। कौन यूज कर रहे होते हैं? फार्मर्स यूज कर रहे होते हैं। फार्मर्स इसको जितना चाहे उतना यूज करते हैं, करते रहते हैं, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज भी कई बार होता है। अच्छा, अगर सब्सिडी मिल रहा है 1 लाख करोड़, तो वो सब्सिडी दे कौन रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां से दे रही है वो सब्सिडी? हम जो टैक्स के पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं उससे सब्सिडी जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे ऊपर ही बर्डन पड़ रहा है ले दे के। समझ में आई बात?
तो एक्सचेकर जो है, हम लोग जो है, हमारे ऊपर उसका बर्डन ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इस बार अभी तो गजब ही हो रखा है, इस बार तो डीएपी का जबरदस्त शॉर्टेज है ना, वही और शॉर्टेज है, हमने और कम इंपोर्ट कर पाए हैं, दुकानों में फिर डीएपी मिल रहा है ना, ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, जब शॉर्टेज हो जाता है तो और महंगी प्राइस में मिलने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि अब हमें ये सब्सिडी वगैरह को हटा देना चाहिए और फार्मर्स को ईयरली या 3 मंथ्स में हम जो पैसा देते हैं, फार्मर्स को अलग से हमें सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सपोर्ट प्राइस, कि पर एकड़ जिसके पास जितना लैंड है उतना फर्टिलाइजर यूज होगा, पर एकड़ हम उसको कुछ सपोर्ट प्राइस दे दें, सपोर्ट मनी दे दें, कि पर एकड़ तुम्हारे पास हम 10,000 रुपीज हम लोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसे देने लगे कि तुम मुझसे फर्टिलाइजर खरीदो, जैसे खरीदना है खरीदो। और फर्टिलाइजर कैसे बिके? मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे बिकेगा तो उससे फायदा क्या होगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का फायदा ये होगा कि जो भी आ रहा है इंपोर्ट्स, उस पे जो सब्सिडी देना पड़ रहा है वो सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो सब्सिडी वाला पैसा बचेगा। बट आप बोल सकते हो कि सर सब्सिडी वाला पैसा तो बचेगा, बट डायरेक्टली तो हम फार्मर्स को दे रहे हैं, तो फिर इधर से बचा उधर से दे दिया। बट अगर हम डीएपी सब्सिडी पे दे रहे हैं तो सब कुछ सब डीएपी खरीद रहा है, डीएपी यूज कर रहा है। डीएपी हर क्रॉप के लिए जरूरी नहीं है, बहुत सारे मिलेट्स के लिए जरूरी नहीं है। अगर हमने फार्मर को पैसा देना शुरू किया कि ये लो 10,000 पर एकड़ या 20,000 पर एकड़, समझ में आ रही बात? अब फार्मर्स के पास ऑप्शन है कि या तो वो फर्टिलाइजर खरीदें और राइस उगाएं, या तो वो कुछ और उगाएं, सब्जियां उगा लें, समझ में आ रही बात, मिलेट्स उगा लें, है ना। तो फार्मर्स डाइवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं। किसकी तरफ जा सकते हैं? डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर एज अ गार्जियन मैं तुमको बोलूं कि देखो जो चॉकलेट है ना, उस चॉकलेट पे 50% 70% सब्सिडी है, तो तुम चॉकलेट ही खाओगे कि 20 रुपए का खरीदूंगा तो 10 रुपए का मिलेगा, है ना, 10 रुपए तो सर दे देंगे। बट मैं बोलूं कि ये लो 10 रुपए जो खाना है खाओ, तो सब कुछ अलग अलग चीजें खा सकता है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज यहां भी फर्टिलाइजर में सोचा गया है। और यही अपना फर्स्ट टॉपिक जो डीएपी के बारे में बताता है, यह है डीएपी क्राइसिस लेसन्स फ्रॉम ए फर्टिलाइजर शॉर्टेज। द आर्टिकल ऑन डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डाई अमोनियम फॉस्फेट shortage addresses a critical issue in India's agricultural sector, highlighting both immediate and systemic challenges. Immediate challenge भी है कि immediate shortage है, systemic challenge भी है कि हमेशा से ही चला आ रहा है प्रॉब्लम, तो इतना सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं है, नेचर को चेंज किया जाए, है ना। ओवरव्यू ऑफ द डीएपी शॉर्टेज, ओवरव्यू में ये है डीओपी में कितना होता है? 46% फॉस्फोरस होता है, is essential for crops particularly during the early stage of root establishment। जब क्रॉप्स का रूट एस्टेब्लिश हो रहा है उस टाइम पे डीएपी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अभी गेहूं लगाएंगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रहा होगा। फार्मर्स अप्लाई डीएपी एट सोइंग, सो करते समय अलोंग साइड सीड्स टू सपोर्ट क्रॉप ग्रोथ ड्यूरिंग द रबी सीजन। रबी सीजन में बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा होता है। अभी गेहूं का टाइम आया ना, तो अभी बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा होगा। करंट डिमांड वर्सेज अवेलेबल स्टॉक, करंट डिमांड क्या है? 60 लाख टन, अवेलेबल स्टॉक क्या है? 15-16 लाख टन ऑफ डीएपी। इतना टन है, इसका डबल में डिमांड चल रहा है। ये डेटा इतना रटने की जरूरत नहीं है, एक दो डेटा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस डेटा से ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक कम है और डिमांड क्या है? डबल है या बहुत ज्यादा है, ठीक है। डाई अमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, दोनों प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा क्या है? एसेंशियल। इंपैक्ट ऑन स्टेट एंड फार्मर, मेनी स्टेट्स आर रिपोर्टिंग शॉर्टेज और इनसफिशिएंट एलोकेशन ऑफ डीएपी। फार्मर्स आर फेसिंग डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग डीएपी एज सोइंग विंडो फॉर की क्रॉप्स लाइक मस्टर्ड, पोटैटो एंड व्हीट आर नारोइंग, है ना। सोइंग विंडो क्या होता है? समझ रहे हो ना, सो करना है मतलब क्रॉप को लगाना है ना। अब लगाना है तो उसका एक टाइम होगा ना, कि अभी विंटर सीजन स्टार्ट हुआ अभी लगा देंगे, अब दिसंबर में तो लगाएंगे नहीं और ठंडा हो जाएगा तो फिर क्रॉप ग्रो ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो जितना ज्यादा लेट होते जाएगा डीएपी मिलने में, उतना ज्यादा सो करने का जो विंडो है वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, है ना। सोइंग भी विंडो होता है कि 1 महीने का टाइम मिला या 20 दिन का टाइम मिला है, उसमें आप क्या कर देते हो? कोई क्रॉप सो कर लेते हो, ठीक है। जैसे राइस का है, राइस जून में लोग सो कर रहे होते हैं,
कि थोड़ा पानी रहेगा तो राइस सो हो जाएगा, बहुत पानी इतना आ गया तो कौन सो करने जाएगा। समझ में आई बात। बहुत बहुत पानी आए तब तक क्रॉप बड़ा हो जाए राइस का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरत होती है। तो सोइंग विंडो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। द गुड मानसून एंड फेवरेबल क्रॉप प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड फार्मर्स इंथुजियाज्म फॉर प्लांटिंग, फर्दर एस्केलेटिंग द डिमांड फॉर डीएपी। मानसून इस बार अच्छा हुआ है ना, क्रॉप प्राइसेस अच्छी मिल रही है फार्मर्स को, फार्मर्स बहुत खुश हैं कि खूब खेती करते हैं, खेती करने के लिए डीएपी ही नहीं मिल रहा है उन लोगों को, तो और परेशान घूम रहे हैं। प्राइस कंट्रोल एंड इंपोर्ट वायबिलिटी, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रिटेल प्राइस 27,000 पर टन लगा रखा है डीएपी के लिए। एडिशनल सब्सिडी ऑफ 21,000 पर टन गवर्नमेंट दे रहा है ना। मतलब टोटल प्राइस कितना होता, टोटल प्राइस डीएपी का बहुत ज्यादा होता, 65,000 तक होता एक टन में। समझ में आई बात। बट गवर्नमेंट फार्मर्स को कितने में दे रहा है, सिर्फ 27,000 पर टन में दे रहा है। सोचो ना, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है कि नहीं है। 60% 70% तक उनको क्या दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है। एक 50 केजी का जो डीएपी का पैकेट रहता है, बैग, वो फार्मर्स को कितने में मिलता है, 1350 रुपये का मिलता है ना। लेकिन ब्लैक मार्केट में और ज्यादा रुपए का मिल रहा है, 250-300 रुपये ज्यादा मिल रहा है। क्यों, क्योंकि शॉर्टेज है। तो फार्मर जाते होंगे, दुकानदार बोलता होगा नहीं है, फार्मर बोलते होंगे 100-200 ज्यादा ले लो, तो जाके उनको वो डीएपी देते होंगे। गवर्नमेंट ने तो इतना ही प्राइस फिक्स कर रखा है ना। गवर्नमेंट इज लाइक इतना ही प्राइस होगा, बाकी कौन देगा, मैं दूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि दुकानदार से बोलेगा तुम इतना ही लोगे, दुकानदार कहां से देगा, तो इंपोर्ट किया हुआ महंगा ही है ना। इंपोर्टेड, शॉर्ट, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सबका कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो बाकी पैसा कौन देता है, गवर्नमेंट। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिडी बोलता है। समझ में आ रही बात है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है। खेती करते हो आप लोग, नहीं करते हो। तो लेसन एंड रिकमेंडेशन क्या हुआ, डीएपी क्राइसिस अंडरस्कोर्स द ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइस कंट्रोल विच ऑफन एंड अप डिसएडवांटेजिंग फार्मर। प्राइस अगर हमने कंट्रोल किया, उससे डिसएडवांटेज कौन हुए, फार्मर ही, क्योंकि ज्यादा पैसा ब्लैक मार्केटिंग में एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ रहा है। A competitive supply environment rather than strict price control would better serve farmer interest। तो ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ यूरिया, डीएपी एंड म्यूरिएट ऑफ पोटास, यही तीन चीजें हैं ना। तीन फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन सा, यूरिया, उसमें बहुत ज्यादा हम प्रोडक्शन करने में माहिर है ना, सबसे ज्यादा। डीएपी और म्यूरिएट ऑफ पोटास को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। हाई इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। क्या होता है बोलो, NPK। तो जो तीन मेजर इंग्रेडिएंट चाहिए होता है क्रॉप्स के लिए, वो क्या चाहिए होता है, NPK। K मतलब, P मतलब फॉस्फोरस, N मतलब गुड, बहुत बढ़िया, शुड बी डिस्करेज्ड। ये आर्टिकल यही बोल रहा है। और ये आर्टिकल नहीं, 10 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, हर आर्टिकल यही बोल रहा है। समझ में आ रही बात। तो मेंस का क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि मेंस में इशू जो है, अगर मेंस में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 इशू जो है वो चला आ रहा है 10 साल से, वो इशू चेंज नहीं हो रहा है, वो इशू रह रहा है। 5 इशू जो है अचानक से नया इशू आ गया, गुवाहाटी में बाढ़ आ गया, आप क्या करोगे, है ना। कुछ इशू जो है, बाढ़ अभी आया क्या, 10 साल पहले भी आया था, 5 साल पहले भी आया था, है ना। दिल्ली की एयर पॉल्यूशन है, क्या करोगे, हमेशा से ही है, 20 साल 25 साल 30 साल से। समझ में आ रही बात। कुछ इशू चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वही आता है, ठीक। A shift from product specific subsidies to a flat per acre payment for all farmer each crop season। each crop season में फार्मर को क्या देना चाहिए, पर एकड़ पेमेंट। अभी हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी। प्रोडक्ट क्या है, डीएपी, उस पर क्या दे रहे हैं, सब्सिडी। तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, शिफ्ट। इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज द मेन वे फॉरवर्ड या रिकमेंडेशन या सॉल्यूशन। कुछ समझ में आया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइज, है ना। फर्स्ट टॉपिक में कुछ पूछना है, यू ऑल कैन आस्क, बोलिए। तो ब्रिक्स तो ऐसे दिखावा है ना। ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। एक इंटरनेशनल, जो भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप नाम सुनते होंगे, सब IR में पढ़ना है। सार्क, ब्रिक्स, SCO, UN, नाम सुनते हो कि नहीं सुनते हो।
तो वो सब हमें पढ़ना होता है आईआर में। तो एक काम मैं करूंगा कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मैं एक एक करके अभी ही यूट्यूब पे कवर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे क्या रहेगा, एक डेप्थ में आपको हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, है ना। जब भी कुछ समिट होता है, अरे रोज हर साल समिट होता है 50 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्या वो सब इंपॉर्टेंट है? नहीं है, होते रहता है, रेगुलर चीज है। दिन में आपने भात खाया, रात में भी भात खा रहे हो गया, वही चीज है, इनके लिए दाल भात चल रहा है। रोज इतना मोटा न्यूज़पेपर कहां से आ रहा है? क्या सारा ये न्यूज इंपॉर्टेंट है? नहीं है। समझ में आ रही बात? तो बस ये समझना है हम लोगों को, ये समझना है, और उसको समझ के हमारा सिलेबस क्या होता है, कट शॉर्ट होता है, खासकर करंट अफेयर्स वाला। खैर हम लोग ब्रिक्स पे आते हैं। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? बहुत सारा काम हो सकता है। कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। तो अभी मैं बहुत शॉर्ट नहीं बता देता हूं। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, देख के लग रहा है, BRIC और S। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 कंट्रीज हैं, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। अब देखोगे तो रशिया की यूएस से हमेशा लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? चाइना की भी यूएस से लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? तो इसमें दो तो एंटी यूएस या एंटी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई कि नहीं हो गई, है ना। अच्छा, 2 वो हो गई। फिर आप देखो इंडिया, इंडिया एक न्यूट्रल हो गया, ना इधर ना उधर। साउथ अफ्रीका, उसका भी सेम स्टेटस है, ना इधर ना उधर। ब्राजील भी, उसका भी सेम स्टेटस है। एक तरह से यूएस वगैरह इसको एंटी वेस्टर्न या एंटी यूएस कोएलिशन भी देखते हैं। समझ में आई बात, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा IMF, सुना है क्या? तो IMF में मेजर कौन है? यूएस है। अब मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में IMF इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, तो जब ये सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे। बट इन लोगों ने अपना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कि आपस में ये कोऑपरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो कोऑपरेट कैसे करेंगे? बार बार समिट होगी तो कोऑपरेट करेंगे। समिट मतलब मीटिंग। तो वापस से समिट हुआ था इस बार, और इस बार समिट कहां हुआ था, कौन बताएगा? रशिया में। रशिया के इस बार रशिया में समिट हुआ था। तो रशिया में समिट हुआ तो अगली बार कहां पे होगा पता है? इंडिया में होगा। ऐसे ही समिट होते रहता है, ठीक है। फिर इंडिया के बाद किस में होगा? चाइना में होगा। चाइना के बाद किस में होगा? प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार समिट रशिया में कहां पे हुआ? कजान में हुआ है। रशिया में एक जगह है, और जगह का नाम क्या है? कजान, रशिया में। वहां पे क्या हुआ है? समिट हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, बस इतना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। खैर, अब ये आर्टिकल कुछ और कहता है। आर्टिकल ये कहता है कि ब्रिक्स में समिट हो रहा था, है ना। ईरान भी क्या है? एंटी यूएस। समझ में आई बात? ईरान को भी, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को भी न्योता जाता है कि तुम लोग भी आओ, दूर से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। इनको ऑब्जर्वर स्टेट्स वगैरह बोला जाता है। ये दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं। स्पेशल इन्विटेशन भी किसी किसी कंट्रीज को मिलता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिसमें इंडिया नहीं है। जैसे G7, हम लोग पढ़ेंगे कभी आईआर और डिटेल में पढ़ते रहेंगे तो G7 में इंडिया नहीं है, बट इंडिया को बार बार क्या मिलता है? इन्विटेशन, कि तुम अब बड़े कंट्री बन रहे हो, आके दूर से देखो क्या चल रहा है हमारे G7 के अंदर। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही ईरान इस बार पहुंचा था, और इंडिया और ईरान का जो टाइज है थोड़ा वो खराब हो रहा था पिछले 2-3 सालों से। वो थोड़ा क्या हुआ, वापस से इंप्रूव हुआ है। अब अगर आप वर्ल्ड मैप बनाने आपको आता है, वर्ल्ड मैप बनाने आता है कि नहीं आता है? अरे वर्ल्ड मैप बनाने आता है? बोलो। वर्ल्ड मैप बनाने नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा बेटा, है ना। देखो ये पतला सा साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, उसमें आता है वर्ल्ड मैप बनाना, ठीक है। तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप्स। समझ में आ रही बात? ये कुछ कुछ वर्ल्ड मैप जैसा दिख रहा है क्या? बस हो तो क्या, कितना टाइम लगा? 10 सेकंड में नहीं लगा, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप बनाना जरूर सीखना है। ये आपको काम आएगा आईआर में, ये आपको काम आएगा ज्योग्राफी में, ये आपको काम आएगा यूपीएससी पढ़ रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारी जगह प्रीलिम्स में, हर जगह ये काम आएगा। वर्ल्ड मैप एक ऐसा स्किल है जो आपको आना ही चाहिए, और वर्ल्ड मैप बनाना सीख सकते हो, बहुत मुश्किल चीज नहीं है,
ठीक है, आसान सी चीज है। खैर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। अब इसमें देखो, वेयर इज इंडिया, ये रहा अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया, और इधर कहीं पे जाके क्या मिलेगा, ईरान मिलेगा। थोड़ा उतना अच्छा प्रॉपर नहीं बना है बट ठीक है, इधर ईरान मिलेगा। यहाँ पे ये जो कंट्री है वो क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ जो कंट्री है वो क्या है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान, ईरान यहां तक है। अफगानिस्तान का अपना क्या नहीं है, ये सी पे कोई कंट्रोल नहीं है, लैंड लॉक्ड है। अफगानिस्तान कैसा कंट्री है, लैंड लॉक्ड, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान के थ्रू तो अफगानिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान इज ऑब्वियसली एन एनिमी स्टेट, समझ में आ रही बात। तो ईरान जाने के लिए इंडिया क्या करता है, पहले इंडिया ईरान जाता है। ईरान से कहां जा सकता है, अफगानिस्तान, या ईरान से ऊपर कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नाम सुना है आप लोगों ने, उज्बेकिस्तान। तो ईरान होके इंडिया इन सब कंट्रीज में जा सकता है, समझ में आई बात। एक तो ईरान में खुद ही ऑयल इतना ज्यादा है ना। हम लोग एक एनर्जी हंग्री कंट्री है। कैसी कंट्री है, एनर्जी हंग्री, एनर्जी हमें बहुत चाहिए, है ना। वी आर लाइक, खड़े हैं, एनर्जी दो हमें, लाओ, जो एनर्जी दे दो। एनर्जी के सोर्सेस क्या है, ट्रेडिशनल सोर्सेज में हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है ना। ट्रेडिशनल सोर्सेज हाइड्रोकार्बन बोले तो पेट्रोलियम, गैसेस, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, समझ में आ रही बात। इसका बहुत बड़ा रिजर्व किधर है, ईरान वगैरह के पास है। तो वो तो है ही। ईरान से ऊपर ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जाने का रास्ता भी या तो पाकिस्तान होके है, जो हमें मिलेगा नहीं, या तो ईरान होके है, समझ में आई बात। तो उधर जाके हम करेंगे क्या, कजाकिस्तान में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व है। निकालते कम है वो लोग, लेकिन रिजर्व ज्यादा है ना। तो मान लो अगर ये गैसेस खत्म हो गई, जो खत्म होंगी कभी ना कभी, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो फिर रिन्यूएबल से काम चलेगा या फिर हमें यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम से क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे, उससे ये सब चलेगा, इससे ये सब चलेगा, उससे तुम लोग देख रहे हो, समझ में आई बात। तो ये तो चलते रहेगा ना, इनफैक्ट बढ़ते रहेगा। हमारा जो एनर्जी यूज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। पहले गांव में यूज नहीं था, अब गांव में लोग यूज कर रहे हैं। पहले गांव में एसी नहीं था, अब वो भी लगाएंगे, फिर फ्रिज भी लगाएंगे। पहले गांव में लोग सुबह बनाते थे, सुबह ही खा जाते थे। अब लोगों की आदतें खराब हो रही हैं, एक दिन बनाओ 4 दिन खाओ तो फ्रिज चाहिए, समझ में आई बात। फिर रेफ्रिजरेटर चाहिए बड़ा वाला, कि नहीं नहीं 10 दिन खाएंगे तो उसमें डाल दो, ठीक है। इतना आलसी लोग होते जाएंगे तो लोग होगा तो एनर्जी यूज जो है बढ़ेगा। तो ईरान की जरूरत हमें इसलिए है कि ऊपर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज तक हम पहुंच पाए, अफगानिस्तान जा पाए। ईरान की खुद भी हमें जरूरत है। और ईरान जो है ना, ऊपर रशिया है, इधर चाइना है। रशिया चाइना से अगर बहुत क्लोज होते जाएगा, कितने दुश्मन हम बनाएंगे। पाकिस्तान इज ऑलरेडी एन एनिमी, चाइना इज ऑलरेडी एन एनिमी। तो जितना, अगर आईआर का रूल क्या कहता है कि जितने ज्यादा आपके फ्रेंड्स हो आपके लिए उतना क्या है, अच्छा है। आपके लिए जितने ज्यादा दुश्मन होंगे आपको उतना टेंशन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये ईरान के साथ हमारी बातचीत हुई, ईरान वाले भी पहुंचे थे, हमारे लोग भी गए थे, वहां जाके बातचीत हुई और थोड़ा रिलेशन जो है ईरान और इंडिया का और ज्यादा क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे ईरान के पास हमने एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है छाबहार पोर्ट। नाम सुना है क्या, नहीं सुना है, जिन लोग पहली बार सुन रहे हो सुन लो। ईरान में हमने एक पोर्ट बनाया, पोर्ट समझते हो ना, शिप जहां पे जाके रुकेगा। उस पोर्ट का नाम क्या है, छाबहार पोर्ट। तेज बोलो एक बार, छाबहार पोर्ट। अच्छा, अब रशिया, रशिया जानते हो हम लोग कैसे जाते हैं। रशिया जाने का हमारा अलग ही रास्ता है। यहां से इंडिया से निकले, ये रेड सी है, इसको क्या बोलते हैं, रेड सी। रेड सी होके यहाँ पे सुएज कैनाल है, क्या है, सुएज कैनाल। फिर ऐसे होके, है ना, या तो मेडिटेरेनियन के रास्ते हम रशिया जाते हैं, या फिर अलग से ऐसे होके हम लोग क्या जाते हैं, रशिया जाते हैं। रशिया जाते हैं मतलब ट्रेड करने का, है ना, जो रास्ता होता है वो बड़ा है। अब डायरेक्ट अगर हम इंडिया ऐसे ईरान, ईरान होके भी हम लोग कहां जा सकते हैं, रशिया। तो ऐसे 5-6 कंट्रीज हैं जिनको पकड़ के हम कहां जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं। बीच में क्या पड़ेगा, ईरान पड़ेगा। तो हमने एक कॉरिडोर बनाया है जिसको बोलते हैं INSTC। क्या बोलते हैं, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। बोलो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। समझ में आ रही बात। उसमें भी ईरान पड़ेगा और भी सीरिया कंट्रीज पड़ेंगी, रशिया पड़ेगा। तो सारी कंट्रीज से ट्रेड बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, ट्रेड। वहां भी हमें किसकी जरूरत है, ईरान की जरूरत है। समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट बेंच, ठीक है। आपको तो, आपका तो पहला ही क्लास है, ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा है, ठीक बात है।
तो ये सारी चीजें, द ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइज। देखो इसको लिखा है राजीव अग्रवाल ने। राजीव अग्रवाल जी कौन है? रिटायर्ड कर्नल है, एज अ फॉर्मर डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जो कि एक्सटर्नल काम करती है, वहां पे डायरेक्टर रह चुके हैं। फॉर्मर डायरेक्टर इन मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो होता है आईआर का, उसमें भी डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। एंड अ फॉर्मर रिसर्च फेलो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट डिफेंस एनालिसिस, सब फॉर्मर हैं ये, ठीक है। अभी चिल कर रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल लिख रहे हैं। द आर्टिकल फोकसेज ऑन रिसेंट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ईरान एट द 16th ब्रिक्स समिट इन कजान, रशिया। तो ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, कौन सा था, दैट इज फैक्चुअल। और ऐसे 4-5 फैक्चुअल चीजें जो समिट होता है, कोई एक फैक्चुअल चीज आती है एग्जाम में, आती ही है ना। एपीएससी में आप उम्मीद कर सकते हो, यूपीएससी नहीं पूछती जनरली इतनी ज्यादा फैक्चुअल चीजें, वो भी पूछ सकते हो, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। फैक्चुअल चीजें हमें पता होना चाहिए, समझ में आ रही बात। फैक्चुअल चीजें कोई काम नहीं है, बट अवेयरनेस तो दिखाता है कि यस यू आर अवेयर। आ रही बात समझ में, है ना। बॉल बाय बॉल कमेंट्री थोड़ा बहुत इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। विच ऑफर्ड अ टाइमली बूस्ट टू देयर बायलैटरल रिलेशनशिप। किसका बायलैटरल रिलेशनशिप? इंडिया एंड ईरान का। बोलो किसका? इंडिया एंड ईरान का, है ना। द 16th इंडिया एंड ईरान वाले यहाँ पे मिले, देख रहे हो मोदी जी। इंडिया एंड ईरान बोथ शेयरिंग डीप सिविलाइजेशनल टाइज आर लुकिंग टू रिवाइटलाइज देयर पार्टनरशिप। ईरान अभी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, पता है ना क्या चल रहा है? वॉर, दोनों एक दूसरे पे बम मार रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ईरान को चाहिए था कि चलो कोई तो है, किस डायरेक्टली आके हेल्प नहीं करे बट न्यूट्रल तो रहे एटलीस्ट। ईरान को भी चाहिए था, हमें भी चाहिए कि बहुत सारे दुश्मन बन रखे हैं, वो भी न्यूट्रल रहे हमारी तरफ से। ईरान यहाँ पे इन्वॉल्व है तो इंडिया जैसा दोस्त मिलेगा उसको दोस्त नहीं भी मिले, कम से कम ओके ओके रहे। इंडिया और ईरान के रिलेशन खराब, बहुत खराब कभी नहीं रहे, कोई वॉर और ऐसा सिचुएशन नहीं रहा है, बट अप डाउन चलता रहता है। क्योंकि ईरान कभी फेवर करता है किसका? पाकिस्तान का, कश्मीर के मैटर पे कि नहीं कश्मीर पाकिस्तान का है, इंडिया वाले कश्मीर में मुस्लिम जो है वो बुरी हालत में है, ऐसा भी ईरान और ईरान के लीडर बोलते रहते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या होता रहता है? खराब होता रहता है, समझ में आ रही बात। बट खराब रिलेशन के बावजूद भी हम सोचते हैं कि रिलेशन ठीक रहे, अच्छा रहे। ज्यादा खराब कौन बोलता है? ज्यादा खराब आप और कंट्री, एक टर्की, टर्की नाम सुना है? टर्की और खराब बोलता रहता है इंडिया को लेके, कश्मीर को लेके। बट टर्की में जब अर्थक्वेक आया, सबसे पहले हेल्प किसने पहुंचाया? हमने। उसके बाद से टर्की थोड़ा खराब बोलना कम हुआ है उसका। इट्स लाइक ये लोग तो बहुत हेल्पफुल है यार, है ना। दोस्त, ऑपरेशन दोस्ती हमने एक इनिशिएटिव लिया था। क्या लिया था? ऑपरेशन दोस्ती। दोस्ती, दोस्त टर्किश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है, समझ में आ रही बात, है ना। हम लोग हिंदी जो है वैसे भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का कॉन्कॉक्शन है ना। जैसे आप अखमिया बोलोगे, अखमिया लैंग्वेज में मेनली क्या है? संस्कृत के वर्ड्स हैं या लोकल वर्ड्स, है ना। तो उसमें बहुत सारा वर्ड, जैसे हिंदी वाले वर्ड्स और अखमिया वाले वर्ड्स बहुत सारे मैच करते हैं, जो संस्कृत वाले हैं, जो नहीं है वो नहीं मैच करते हैं, ठीक है। अनटैप्ड पोटेंशियल इन द रिलेशनशिप। द मीटिंग बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इरानियन प्राइम मिनिस्टर मसूद पेजेकिस्तान मार्क देयर फर्स्ट इंटरेक्शन। बोथ लीडर एक्नॉलेज द अनटैप्ड पोटेंशियल। पार्टनरशिप में पोटेंशियल क्या है? अनटैप्ड। जैसे दो लोग हो, मान लो तुमको इकोनॉमिक्स अच्छा आता है, उसको हिस्ट्री अच्छा आता है, तुम दोनों साथ बैठ के पढ़ोगे तो तुम दोनों एक दूसरे का सब्जेक्ट अच्छा कर पाओगे। तो अभी तुम दोनों को अभी नया नया रियलाइज हुआ ये बात, तो अनटैप्ड पोटेंशियल है, साथ बैठ के पढ़ो फिर टैप्ड हो जाएगा, समझ में आ रही बात। यही चीजें बात हो रही। प्रेसिडेंट पेजिक्शिकन रिकॉग्नाइज इंडियाज इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड इट्स पोटेंशियल रोल इन द गाजा क्राइसिस। हम लोग डायरेक्टली गाजा क्राइसिस में रोल नहीं है, बट हम कम से कम इजराइल के भी फ्रेंड हैं, है ना। कम से कम बोल तो सकते हैं कि थोड़ा कम आगे क्या करो, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाओ, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कम करने में हमारा रोल हो सकता है, समझ में आई बात। अगर हम एक बड़े कंट्री हैं, एक उभरते हुए पावरफुल नेशन है, तो हमारा रोल बहुत जगह हो सकता है। हमारा एक एक स्टेटमेंट या हमारा एक एक प्राइम मिनिस्टर का एक एक स्टेटमेंट जो होगा एक प्रेशर की तरह काम करेगा, समझ में आ रही बात। अच्छा, साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, है ना। एससीओ में मेंबरशिप मिल गया किसका? ईरान का। एससीओ में मेंबरशिप मिलना किसने दिलवाया था? इंडिया ने दिलवाया था, समझ में आई बात। दिलवाया इन द सेंस था कि इंडिया का बहुत सपोर्ट रहा कि एससीओ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तो आप पढ़ रहे थे किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के अलावा एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? एससीओ।
एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई, बोलो, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात? इसमें भी इंडिया मेंबर है, चाइना मेंबर है, रशिया मेंबर है, पाकिस्तान भी है, और भी कंट्रीज मेंबर है, कजाकिस्तान वगैरह, नाम सुना है ना, तान तान तान। इसमें ईरान को रिसेंटली मेंबरशिप मिली है, 1 साल के अंदर ही, है ना। और इसमें इंडिया ने सपोर्ट किया कि हाँ ईरान को भी क्या मिलना चाहिए, मेंबरशिप मिलना चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आप क्लोजली पढ़ाई करते हो, ठीक है। आपका एक दोस्त इंटर होना चाहता है, आप बाकी दोस्तों से बोलते हो हाँ यार उसको भी इंटर होने दो, ठीक है। तो आपने उसका सपोर्ट किया कि नहीं किया? तो वही बात है यहां भी, एससीओ वाली बात भी वही बात है। लाइकवाइज ब्रिक्स का भी मेंबरशिप अब बढ़ रहा है। नाम भले ही ब्रिक्स है 5 कंट्रीज वाला, इसका मेंबरशिप भी क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है ना। आप भले ही एक क्लोज ग्रुप बनाते हो, बाद में धीरे धीरे आप मेंबरशिप क्या करते हो? एक्सपैंड करते हो। समझ में आ रही बात? तो ब्रिक्स का मेंबरशिप भी किसके लिए एक्सपेंड हुआ है? ईरान के लिए एक्सपेंड हो रहा है। तो ये सारी चीजों में इंडिया का रोल रहा है। तो ये सारी चीजों में इंडिया का रोल रहेगा, तो ये चीज किसको अच्छा लगेगा? ये चीज ईरान को अच्छा लगेगा। इंडिया सपोर्ट वाज की टू ईरान recent membership in the SCO and BRICS. Discussion also centered on strengthening cooperation in areas like Chawar Port and International North-South Transport Corridor. ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा है। ये हो गए आपके मेंबर स्टेट। ये आपके मेंबर स्टेट किसके हैं? एससीओ के हैं, है ना। किसके हैं? एससीओ के। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। एससीओ, ब्रिक्स, ये अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलग से कवर करूंगा, सो दैट उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके। समझ में आई बात? और वो अवेलेबल रहेगा कि जब भी कोई नया स्टूडेंट है आराम से जाके वहां पे प्लेलिस्ट में देख पाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये है INSTCC। ये मुंबई से कहाँ जाओगे? बंदर अब्बास। यहां से कहाँ जाओगे? तेहरान। यहां से ये होते हुए यहां से कहाँ जा सकते हो? मॉस्को। अभी हम कैसे जाते हैं? अभी हम ये रेड सी से होके, ये मेडिटेरेनियन सी से होके, या तो ऐसे जाते हैं और या तो ऐसे जाते हैं। ये दोनों रूट लंबा है कि नहीं? ये रूट छोटा होगा कि नहीं होगा? अगर ट्रांसपोर्ट का रूट छोटा होगा तो पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? ट्रेड ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ट्रेड ज्यादा मतलब प्रॉस्पेरिटी होगी कि नहीं होगी? क्या होगी? प्रॉस्पेरिटी। समझ में आ रही बात? ठीक है। बस ईरान के पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व भी है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है ना। तो उसके वजह से भी हमें, हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। छवार पोर्ट के साथ भी हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं? कनेक्टिविटी रख सकते हैं। ये जेहदान वगैरह जो देख रहे हैं ना, इंडिया इज वर्किंग ऑन अ 700 किलोमीटर रेल लिंक फ्रॉम छवार टू जेहदान विथ फर्दर प्लान फॉर ए रोड लिंक टू जरांज इन अफगानिस्तान। मतलब ईरान होके हम कहां कनेक्ट करने वाले हैं? अफगानिस्तान को, सो दैट अफगानिस्तान से हम अपनी दोस्ती अच्छी रख सके। अब तुम सोच रही हो अफगानिस्तान से क्यों दोस्ती अच्छी रखनी है? बीच में पाकिस्तान है, वो दुश्मन है, तो दुश्मन के उधर वाला दोस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उधर क्या चल रहा है बताओ? समझ में आ रही बात है? इसलिए दोस्त होना चाहिए। इनहांसिंग इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू अफगानिस्तान। और हमारा वसुधैव कुटुंबकम वाला फिलॉसफी भी रहता है। कौन सा फिलॉसफी? बोलो, वसुधैव कुटुंबकम, की वसुधा जो है, अर्थ जो है, वो एक फैमिली, सारे लोग जो हैं वो क्या है? एक फैमिली। समझ में आ रही बात? ठीक है, बस यही है। एनर्जी सप्लाई, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। पर्सियन गल्फ जो है ईरान के पास वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं? पर्सियन गल्फ बोलते हैं। तो यही सब चीजें हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी ये सब बैलेंस करने की बात करती है, बस इसमें और कुछ खास नहीं है, जो समझाया वही है। ठीक है, ठीक है। थर्ड टॉपिक हम बात करते हैं, न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान इन केरला। कोस्टल जोन मैनेजमेंट, व्हाट इज कोस्टल जोन मैनेजमेंट? कोस्टल एरियाज, ये इंडिया अगर हम लोग बात करें और जाके ऐसे ऐसे बनाए, ये सब कोस्टल एरियाज हैं कि नहीं है? बोलो क्या है? कोस्टल एरियाज, बीच एरियाज, है ना। आप में से बहुत लोगों को बीच पसंद है कि नहीं पसंद है? इंडिया का कोस्टल एरियाज ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर। कितना है? 7500 किलोमीटर। ठीक है। अब इस कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। समझ में आई बात? क्या रहता है? डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना? तुम बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तो बेटा हम वो बना दें, अगर पोर्ट्स बना दें तो उससे हो जाएगा। पोर्ट्स के अलावा डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टूरिज्म के लिए। अच्छा,
टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए? ये क्वेश्चन है कि नहीं? करना चाहिए या ठीक है, तुमने एग्री किया, बट कितना करना चाहिए? क्या पूरा भर देना चाहिए एकदम? फिर कितना करना चाहिए? अच्छा, यहां आसपास मछलियां रहते हैं कि नहीं? यहां आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं कि नहीं? यहां आसपास कोरल रीफ आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट में रहता है कि नहीं रहता है? जब यहां आसपास पूरा मरीन इकोलॉजी रहता है, क्या रहता है बोलो? मरीन इकोलॉजी। तो मरीन इकोलॉजी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बोलो, क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है ना? ठीक है, तो अब अगर हमें यहां डेवलपमेंट करना है, ये तो समझ में आ गया, तुमने फटाफट एग्री कर लिया, मतलब तुम्हारा कॉमन सेंस बोला कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए सर। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग भी कॉमन सेंस से क्या है, पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट क्या है, कॉमन सेंस थी तो चल रहा है। डेवलपमेंट होना चाहिए, बट डेवलपमेंट रेगुलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेगुलेटेड। अभी गर्मी का टाइम खत्म हो गया है, अभी सर्दी का टाइम आ गया है ना? बट रात में आपको गर्मी लगती है, तो फैन चलाना चाहिए कि नहीं लगाना, चलाना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे चलाना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे नहीं चलाना चाहिए। मैं बोलूंगा चलाओ, रेगुलेटर से रेगुलेट कर लो, 1 पे चलाना है कि 2 पे चलाना है कि 3 पे चलाना है। समझ में आई बात? तो वही डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मरीन एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उसके लिए हम लोगों ने, इंडिया ने CRZ बनाया है। क्या बनाया है? CRZ। सी फॉर कोस्टल, सी फॉर कोस्टल, आर फॉर बोलो रेगुलेशन, बोलो रेगुलेशन, जेड फॉर जोन्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। है ना? कि कोस्टल एरियाज में कितना डेवलपमेंट होगा और कितना डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसको 4 पार्ट में बांट दिया है अलग अलग। जैसे एकदम एकदम कोस्ट के पास वाला जो अंदर एरिया है उसको बोल दिया गया है CRZ1। कोस्ट के अंदर पानी वाला जो एरिया है उसको बोल दिया गया है CRZ4। है ना? अच्छा, थोड़ा कोस्ट के अंदर और अंदर आओगे थोड़ा, है ना, तो हाई टाइड एरिया और लो टाइड एरिया होता है। क्या होता है? हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड मतलब वाटर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हाई टाइड में वाटर लेवल बढ़ने में जहां तक पानी जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाई टाइड लाइन। समझ में? हाई टाइड लो टाइड समझते हो, है ना? जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है ना, जब मून पास आ जाता है अर्थ के, घूमते घूमते थोड़ा नियरर, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को क्या करता है? ऊपर उछालता है। तो हाई टाइड में क्या होता है? वाटर लेवल और कोस्ट में और दूर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं हाई टाइड लाइन। और उसी में जब लो टाइड रहता है, तो लो टाइड में पानी जहां तक मिनिमम रहता है, नीचे जहां तक पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं? लो टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, इसके बीच कितना डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है। फिर इसमें अर्बन एरियाज आएंगे और विलेज एरियाज आएंगे। विलेज एरियाज में डेंसिटी कम होगा, अर्बन एरियाज में ज्यादा होगा। समझ में आई बात? तो उसी के बिहाफ पे CRZ1, CRZ2, CRZ3 ये सब डिवाइड किया गया है और ये रेगुलेट किया गया कि यहां पे आसपास में डेवलपमेंट और कम से कम किया जाएगा, क्योंकि मरीन इकोलॉजी को कम से कम खराब किया जाए। समझ में आई बात? बट अब इसके बाद हमारा एक स्टेट है केरला। केरला ऐसे ही है, ये रहा केरला। केरला आधा ज्यादा इधर ही है, मरीन कोस्टल एरियाज में ही। तो केरला में पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा, डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो केरला में बड़ा दिक्कत आ रहा था। तो केरला के लिए जो CRZ रेगुलेशन था उसको क्या किया गया है? थोड़ा चेंज किया गया है। समझ में आई बात? बाकी स्टेट्स के लिए अलग होगा। महाराष्ट्र है, ये रहा महाराष्ट्र, अब उसके लिए इतना ही कोस्ट है ना, बाकी तो अंदर है ना। केरला के लिए ये सब करेला जैसा है, ये पूरा ही कोस्ट हो जाता है। समझ में आई बात? तो उसके लिए रेगुलेशन को थोड़ा क्या करने की जरूरत थी? चेंज करने की जरूरत थी। समझ में आया? थोड़ा ज्यादा फ्रीडम देने की जरूरत थी कि थोड़ा ज्यादा डेवलपमेंट वो लोग कर सके। पूरा टॉपिक बस यही है ना। तो इसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला? ये सीखने के लिए मिला कि डेवलपमेंट करना होता है बट रेगुलेशन के साथ। तो CRZ बनाया हम लोगों ने, कोस्टल रेगुलेशन जोन बना दिया, 1 2 3 4 जोन बना दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, बस यही सारी चीजें। न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान इन केरला। The article discusses the recent approval of coastal zone management plan
for 10 coastal district in Kerala by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. मिनिस्ट्री का नाम क्या है? इन्वायरमेंट बताओ, UMEFCC है ना, ठीक है. बैकग्राउंड, कोस्टल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज अप्रूव्ड 10 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना. 2019 में CRZ का नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या मिलेगा? रिलैक्सेशन, रिलैक्स्ड CRZ रूल्स. मेन चीज क्या है? रिलैक्स CRZ रूल्स इंक्लूडिंग परमिटिंग सर्टेन सी वार्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. सी की तरफ में भी ये लोग क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन. बट जो मेन नोटिफिकेशन आया था 2019 में, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन क्या था? बहुत सारी जगह बैन था. बट केरला तो पूरा कोस्ट में ही है, तो उसको इसलिए कंस्ट्रक्शन करने का जो वो है वो दिया गया है इजाजत. देख रहे हो, ये रहा ना पूरा केरला, ठीक है. कोस्टल रेगुलेशन जोन 10 डिस्ट्रिक्ट को मिला है. अब आप सोचो क्या वो 10 डिस्ट्रिक्ट के आपसे नाम पूछे जाएंगे? शायद नहीं, बट एक बार पढ़ लेना, है ना, ठीक है. एक बार पढ़ लोगे तो सही रहेगा. देखो हाई टाइड लो टाइड जो समझा रहा था वो यही है. मैक्सिमम जहां तक वाटर लेवल पहुंचेगा उसको क्या बोलोगे? हाई टाइड. और जहां कम से कम पहुंचेगा उसको क्या बोलोगे? लो टाइड. बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल रेंज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टाइडल रेंज. हाई टाइड लाइन्स, हाई टाइड लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑन द लैंड. लाइन लैंड पे रहेगा अप टू विच द हाईएस्ट वाटर लाइन रीचेज ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड्स. स्प्रिंग टाइड क्या है? मतलब अर्थ, सन, मून सब एक लाइन में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस समय पे जो टाइड आएगा उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड, है ना. उस समय पे टाइड्स क्या आता है? हाईएस्ट आता है, ठीक है. पानी सबसे ज्यादा उछलता है, ठीक. लो टाइड लाइन मतलब उसमें पानी उसी टाइम पे, स्प्रिंग टाइड के टाइम पे ही पानी जो लोएस्ट रहे, है ना, हाई पे जाए और लो पे जाए. मतलब उससे समझ में आता है कि मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है ना. उसके बाद बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो. समझ में आ रही बात? ठीक है. अब उस सुनामी आ गया तो उससे भी ऊपर आएगा, बस सुनामी नहीं आए तो मैक्सिमम वही तक आएगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. ये है पूरा CRZ रेगुलेशन. CRZ में CRZ 1 को क्या बोल दिया गया? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज. और 4 को क्या बोला गया? एक्वेटिक एरिया अप टू टेरिटोरियल लिमिट. 1 मतलब यहां पे अगर कोई फॉरेस्ट वॉरेस्ट है वो किस में आ जाएगा? 1 में, है ना. 4 किस में आ जाएगा? पानी के साइड आ जाएगा. 2 और 3 क्या आ जाएंगे? अर्बन और रूरल एरियाज आ जाएंगे, जहां पे क्या करना है? डेवलपमेंट करना है. समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन किस में होगा? 2 और 3 में होगा, है ना. 1 वाला तो ऑलरेडी फॉरेस्ट वॉरेस्ट वाला एरिया होगा. 4 वाला ऑलरेडी मरीन में होगा, मतलब पानी में सेंसिटिव एरियाज होगा, ठीक है. तो ये CRZ 1 2 3 4. 1 क्या है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज. 2 क्या है? अर्बन एरियाज इन कोस्टल एरियाज. 3 क्या है? 3 में रूरल अर्बन दोनों एरिया आते हैं. और 4 क्या है? द एरिया कवर्ड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल सी वर्ड. सी वर्ड मतलब पानी की ओर, है ना. वहां भी कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं करना होता है. तो ये CRZ चारों आपको पता होना चाहिए. जब आप इन्वायरमेंट टॉपिक पढ़ोगे सब्जेक्ट, तो भी ये चीज आपको और डिटेल में पढ़ाई जाएगी. तब आपको थोड़ा और मरीन इकोलॉजी ये सब का क्या रहेगा? नॉलेज रहेगा. समझ में आ रही बात? ठीक है. केरला पे क्या इंपैक्ट पड़ा मैंने बता दिया. ये सब डेटा वेटा काम का नहीं है, ठीक है. क्यों काम का नहीं है? क्योंकि केरला का डेटा क्यों काम करेगा आपके, ठीक है. एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है? द CJMP अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट रफली 1 मिलियन पीपल. 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख. एज रिस्ट्रिक्शन ऑन बिल्डिंग न्यू होम्स और रिपेयरिंग एग्जिस्टिंग वन विल बी ईज्ड. पहले उधर घर बनाने का इजाजत नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा तो लोग अपना घर बना पाएंगे. कहां पे? केरला में. या पुराने घर को क्या कर पाएंगे? मरम्मत कर पाएंगे. समझ में आई बात? बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है. बस. 4th, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन स्टेट एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी देखो, इंडिया कैसा कंट्री है बताओ? बोलो, इंडिया किस तरह का कंट्री है? हम लोग सोशलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है? आपका प्रियम्बल में क्या बोला जाता है? सोशलिस्ट, है ना, है ना प्रियम्बल में, ठीक है. अच्छा, प्रियम्बल में सोशलिस्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने नहीं पढ़ा पॉलिटी. बट सोशलिस्ट के अलावा साथ साथ लिबर्टी भी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है ना. तो इंडिया जो कंट्री है
ये सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है इस बार कि हम लोग सिर्फ एक आइडियोलॉजी वाली कंट्री नहीं है, सिर्फ सोशलिस्ट या सिर्फ लिबरल। समझ में आई बात? हम लोग मिक्स आइडियोलॉजी वाली कंट्री है। कैसे कंट्री है? मिक्स आइडियोलॉजी वाली। वी आर नॉट अ कंट्री विथ वन आइडियोलॉजी की सोशलिस्ट ही रहेंगे। सोशलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, या है भी तो सरकार कभी भी छीन सकती है, उसको ले सकती है, हट तुम्हारा नहीं ला इधर। बट कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, ये तुम्हारा है, तुमने मेहनत से बनाया है, तुम्हारे पास ही रहेगा। समझ में आई बात? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि देखो स्टेट जब मर्जी तब प्रॉपर्टी छीन नहीं सकती। अब बोलेगी नहीं नहीं ये तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब, है ना। इंडिया में ऐसा होने वाला नहीं, ठीक है। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ा और स्ट्रांग हो गया इंडिया में। क्या हो गया है? स्ट्रांग, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा क्या मिला है? स्ट्रांगनेस मिला है। जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया सोच नहीं पा रहा था 100% कि हमें रशिया जैसा बनना है, चाइना जैसा एकदम सोशलिस्ट कम्युनिस्ट बनना है जहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहे, या हमें यूएस यूरोप जैसा बनना है जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एकदम क्या हो? रिजिड हो, है ना। तो हमने क्या किया? हमने दोनों तरह के लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दोनों तरह के लोग थे। फिर हमने क्या डिसीजन लिया? फाइनली हमने डिसीजन लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट्स बना दिया। क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट रहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। बाद में अलग अलग अमेंडमेंट हुआ, है ना। शेड्यूल 9 बना, नाम सुना है आप लोगों ने ना। उसके बाद से प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट लेने लग गई, ठीक है। केशवानंद भारती केस भी आया, है ना, उसमें भी प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। समझ में आ रही बात? ठीक है। आप तो बेसिक स्ट्रक्चर से जानते हो केशवानंद भारती केस को, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? प्रॉपर्टी ही था। समझ में आ रही बात? ठीक है। फिर बाद में दूसरी गवर्नमेंट आई, है ना, 1977-8 में। किसकी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी। उसने राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया कि हम तो सोशलिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते भी सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि हमारे यहां अभी तक बहुत सारी गवर्नमेंट रह चुकी और अलग अलग आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट रही। अलग अलग आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट रही है, मतलब लोगों ने, पीपल ऑफ इंडिया ने अलग अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया है। मतलब हम किसी फिक्स आइडियोलॉजी के होके नहीं रख सकते, है ना। तो अगर हम हमेशा ऐसा बोल दें कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार जब चाहे तब छीन सकती है, ये क्या होगा? गलत होगा। तो यही इसका मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को वापस से थोड़ा क्या मिला है? बूस्ट मिला। समझ में आ गई बात? बस यही चीज है। The article discusses a recent Supreme Court judgment in India where a 9-judge constitution bench ruled. कितने जज? 9, 9 लोग बैठे हुए हैं। Ruled that state does not have the unrestricted right to acquire private property. Unrestricted right, unrestricted समझते हो? जब चाहे जितना चाहे उतना ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड। इसने बैलेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट चाहे तो ले सकता है, बट उसके पास जो प्रॉपर्टी लेने का राइट है वो क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है। समझ में आ रही बात? अंडर द गाइज ऑफ यूजिंग इट फॉर कॉमन गुड, है ना। तुम्हारा घर लेके गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकते चलो यहाँ स्कूल बना देते हैं, सबके लिए फायदे का होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यही रूलिंग दिया है, स्टेट हैज नो राइट टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को थोड़ा क्या मिला है? बूस्ट। 9-judge constitutional bench of Supreme Court ruled in a majority judgment that not all private property can be acquired by the state as a material resource of the community. किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करके ये नहीं बोल सकते हैं कि कम्युनिटी का रिसोर्स है। समझ में आ रही बात? टू सर्व द कॉमन गुड, सबके फायदे के लिए छीना है इससे प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। पुरानी मूवीज देखते थे ना, हीरो लोग क्या होते थे? अमीर से लूट के गरीब में बांट देते थे। सोशलिज्म चलता रहता था, है ना। ठीक है। तो कुछ लोग उसको विलेन बनाते थे, कुछ लोग उसको हीरो बताते थे। समझ में आ रही बात? है ना। बाद में उसको खुद जेल चला जाता था, 2 साल में आ जाता था। 10 साल की जेल हुई, बात आपके अच्छे कर्म को देखते हुए आपको 2 साल में रिहा कर दिया जाता है ना। तो वैसा नहीं होने वाला है। द रूलिंग लिमिट्स द स्टेट पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। बस इतना ही है, इतना ही जजमेंट है, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो देख लेते हैं। The court asserted that interpreting every private property as a material resource for public use represents a rigid economic ideology. हमारा economic ideology rigid नहीं है,
मिक्स्ड है, ना तो कंप्लीटली सोशलिज्म वाला है ना तो कंप्लीटली कैपिटलिज्म वाला है। समझ में आ रही बात? रूटेड इन ग्रेटर स्टेट कंट्रोल। अगर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी रिजिड बना लें जिसमें स्टेट कंट्रोल ज्यादा हो तो वो ऐसा हमारा नहीं है। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रही बात? इस लाइन का मतलब समझ में आया? वापस से, है ना, द कोर्ट असर्टेड द इंटरप्रेटिंग एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटेरियल रिसोर्स। अगर हम एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक मटेरियल रिसोर्स माने जो कि कम्युनिटी में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर ऐसा ही माने तो हमारा इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या होगा? रिजिड होगा, जिसमें स्टेट कंट्रोल क्या होगा? ग्रेटर होगा। बट ऐसा हमारा नहीं। समझ में आई बात? पहले भी जुडिशियल व्यूज रहे हैं इस पे। डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट जुडिशियल व्यूज। पास्ट जुडिशियल व्यूज हमारे क्या थे कि हम सोशलिस्ट कंट्री ज्यादा है ना। समय बदलता है, जुडिशरी भी समय देख के डिसीजन देती। समझ में आई बात? अगर आज से आपका कोई दोस्त बोले यार तुम तो पलट गए, तो बोल देना सुप्रीम कोर्ट भी पलटता है, मैं क्या हूं। समझ में आई बात? समय बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? समय। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट जब अपना डिसीजन बदल सकता है तो मैं तो बस भले ही एक तुच्छ इंसान हूं। अरे बोल सकते हो कि नहीं? बोलो। ठीक है, बस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट बाइंड इंडिया टू अ सिंगल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। ये सब स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको मैंने क्या कर दिया है? हाईलाइट। रेस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक चॉइसेस एंड इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया में क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सबको क्या मिलना चाहिए? अपना जगह मिलना चाहिए। समझ में आई बात? 1991 में हमने रिफॉर्म कर लिया। क्या कर लिया? रिफॉर्म। तो एक तरह से उसके बाद हम ज्यादा मार्केट बेस्ड हो गए। तो अभी हम किसी का प्रॉपर्टी छीन के उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोग कैसे कंट्री हैं? सोशलिस्ट। ठीक है, बस इतना ही है। फिफ्थ है यूपी मदरसा एक्ट। लास्ट करंट अफेयर्स क्लास में भी मैंने इसकी बात की थी, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? भूल गए होगे? बोलो। उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो कंप्लीट नहीं आया था। अभी क्या आ गया है? कंप्लीट आ गया है। तो इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं। यूपी मदरसा एक्ट। अच्छा, एक्ट कौन बनाता है? एक्ट मतलब लॉ। एक्ट मतलब लॉ कौन बनाता है बेटा? पार्लियामेंट। कहां पे? सेंटर में। स्टेट में कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। यहां पे जाओगे, यही वाला हाई पकड़ोगे रोड, है ना, ये ब्रिज, सीधे सीधे कहां पहुंच जाओगे तुम? स्टेट लेजिस्लेचर पहुंच जाओगे। पहुंच जाओगे कि नहीं? वहां पे जाओगे तो क्या बन रहा होगा? लॉ बन रहा होगा। जैसे रास्ते में कहीं मिठाई की दुकान पे क्या रुकोगे, क्या मिलेगा? मिठाई बन रहा होगा। वहां पे क्या बन रहा होगा? लॉ। तो वैसे ही लॉ बनता है स्टेट के लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में। तो इसका नाम है यूपी मदरसा एक्ट। तो किसने बनाया है? यूपी की लेजिस्लेचर ने। मदरसा एक्ट मतलब मदरसा को रेगुलेट करने के लिए। किसको रेगुलेट करने के लिए? मदरसा। बीच में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट का ये काम थोड़ी है, मदरसा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। कैसे इंस्टीट्यूशन? रिलीजियस। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना सेकुलरिज्म के क्या है? अगेंस्ट है। ऐसा किसने बोला? इलाहाबाद की हाई कोर्ट, यूपी की हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो मैटर कहां गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं, इसमें सेकुलरिज्म कुछ खास वायलेट नहीं हो रहा है ना। सेकुलरिज्म कब वायलेट होता? जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होता? वायलेट। हम एकदम ब्लैंकेट बैन नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये रिलीजन है तो सेकुलरिज्म वायलेट हो रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते। हमें आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन वायलेट होगा तब बोलेंगे कि क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है ना। एक ब्लैंकेट बैन की तरह नहीं बोल देंगे कि रिलीजन है तो सेकुलरिज्म है तो वायलेट हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर यूपी की गवर्नमेंट ने मदरसा को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया है तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए एक्ट बना हुआ है। किसको इंप्रूव करने के लिए? एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रख रही है या रेगुलेट कर रही है तो उससे यूपी के बच्चों का एजुकेशनल आउटकम क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। समझ में आई बात? मदरसा में सिर्फ रिलीजियस स्टडीज नहीं होता है, रिलीजियस स्टडीज के साथ साथ सीबीएसई के करिकुलम पे भी पढ़ाई होती है मदरसाज में। इसीलिए गवर्नमेंट का रेगुलेट करना गलत नहीं है, इसीलिए यूपी मदरसा एक्ट गलत नहीं। समझ में आई बात? ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने। बट कब तक बोला है? स्कूल तक के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मना कर दिया है। बोला कि हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन, उसमें जो डिग्री मिलता है वो डिग्री ये लोग अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो डिग्री देने के लिए इंडिया में एक अलग से बॉडी, उस बॉडी का नाम यूजीसी है। क्या है?
यूजीसी। यूजीसी के साथ क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। समझ में आ रही बात, बस इतना सा कानून। द आर्टिकल डिस्कसेस द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट डिसीजन टू अपहोल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट। मोस्ट पार्ट को अपहेल्ड कर दिया, अपहेल्ड मतलब सही बता दिया, मोस्ट पार्ट, कुछ पार्ट को किसको हटाया, हायर एजुकेशन वाले को। समझ में आई बात, बाकी पार्ट को क्या कर दिया, रहने दिया। which establishes a regulatory framework for madrasas in state. The Supreme Court recently upheld the constitutional validity of Uttar Pradesh Board, barring some provision related to higher education. कुछ हायर एजुकेशन प्रोफेशन छोड़ के बाकी सबको अलाउ कर दिया। दिस डिसीजन ओवर रूल्ड द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया, ओवर रूल, काउंटर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि नहीं नहीं, ये पूरा मदरसा एक्ट जो है वही क्या है, गलत। अब मदरसा एक्ट है क्या, मदरसा के एजुकेशन स्ट्रक्चर है क्या। मदरसा इन यूपी प्रोवाइड बोथ इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन एंड मेन स्ट्रीम सेकुलर एजुकेशन। वो मेन स्ट्रीम सेकुलर एजुकेशन भी देते हैं। समझ में आई बात, जो किस पे बेस्ड होता है, एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। मदरसा एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर दीज इंस्टीट्यूशन establishing the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education, which sets curriculum and conducts exams. Regulation power. The act grant the state government authority to create rules for regulating madrasa education. ये एक्ट किसको पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि मदरसा को क्या करो, रेगुलेट करो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट का ये काम थोड़ी है कि रिलीजन और मदरसा को वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिलीजन के साथ साथ यहाँ एनसीईआरटी बेस्ड भी तो पढ़ाई हो रही है, तो कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आएगी बात, ठीक है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन किया था, बिकॉज एलिजेडली प्रायोरिटाइजिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ओवर मॉडर्न सब्जेक्ट। बिकॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि मदरसा क्या करते हैं, मॉडर्न सब्जेक्ट के ऊपर किसको फेवर करते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, है ना। और ये उसने एलेज किया, एलेज समझते हो ना, ठीक है, एलेज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काउंटर आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलेज, मतलब आरोप लगाया। समझ में आ रही बात, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग द सेकुलरिज्म प्रिंसिपल, तो ये पुराने आर्टिकल्स की बातें हैं, इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, यूजीसी एक्ट से जरूर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कौन से एक्ट से, यूजीसी। यूजीसी किसके लिए है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। किसके लिए होता है वो, हायर एजुकेशन के लिए होता है। तो हायर एजुकेशन वाला कॉन्फ्लिक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, सही है ना, मतलब उसको हायर एजुकेशन, मदरसाज को हायर एजुकेशन रेगुलेट करने का वो नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, यूजीसी एक्ट के बारे में थोड़ा चीज जान लो। व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द एक्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, लॉज शुड ओनली बी स्ट्रक डाउन ऑन द बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विथ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नॉट ब्रॉड प्रोविजन। समझ में आ रही बात, तभी उसको क्या किया जाएगा, स्ट्रक डाउन। रिलीजन आ गया, सेकुलरिज्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। समझ में आई बात, हो गया, बस यही चीज है, काम खत्म है ना। बाकी सब पुरानी वाली चीजें जो चीजें पढ़ाई थी वही सब चीजें हैं। पॉलिटी पढ़ोगे तो आर्टिकल 30 वर्टी पढ़ोगे ना, तो वो सब चीजें मैंने बेसिक्स में डाल दिया है, पढ़ोगे तो समझ जाओगे। आर्टिकल 30 किसको क्या बताता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो सब राइट्स देता है। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा उनको पता होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कैबिनेट अप्रूव्स पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर कोलैटरल फ्री एजुकेशन। एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन क्या इंडिया में बहुत आसान है क्या, आसान है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप पहुंच जाओ जहां फीस कम है, बट अभी तो फीस बहुत ज्यादा होने लगी है। कितनी कितनी होने लगी बताओ, आप लोग रिसेंट ग्रेजुएट हो। मैंने तो हर साल का ऑलमोस्ट 40,000 फीस दिया है, ठीक है। आप लोग कितना दे रहे हो, कॉलेज की बात बता रहा हूं, यहां की नहीं है। 4,500 पर ईयर, चलो गवर्नमेंट में हो गए तो इतना। प्राइवेट वाले बताओ कोई, 62,000 पर ईयर पर सेमेस्टर, तो कितना हो गया, 125 हो गया, डबल करो तो ऑलमोस्ट 124-125। मतलब फीस आराम से 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए फुद्दू प्राइवेट कॉलेजेस के हो रखे हैं, जो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, 4 साल बाद डिग्री पकड़ा देंगे, सीखोगे यहीं आके।
तो फिर गवर्नमेंट इज लाइक कि देखो जो हायर एजुकेशन है वो बहुत सारे हमारे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे या गरीब बच्चे नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, है ना। तो क्या करना चाहिए, फिर उनको एजुकेशन लोन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन के लिए क्या अप्रूव किया गया है? पीएम विद्या लक्ष्मी। पीएम मतलब जिससे लोगों को पता चल जाए कि मोदी जी ने करवाया है, विद्या मतलब पढ़ने के लिए, लक्ष्मी मतलब पैसा। खत्म हो गया। समझ में आई बात? तो क्या ये पैसा मिल जाएगा? लोन मिलेगा, वापस चुकाना पड़ेगा। लोन लोन देने के लिए लोग स्कीम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी की, जिस वजह कि स्टूडेंट्स को लोन मिलना और क्या हो जाए, आसान हो जाए। मुश्किल है, थोड़ा इजी हो जाए। और कोलैटरल फ्री लोन मिले। कैसा लोन? कोलैटरल फ्री। कोलैटरल फ्री मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़े। अक्षय कुमार का वो स्टेटमेंट याद है ना, जब घर में पड़ा है सोना फिर काहे को रोना। तो अब सोना घर में नहीं भी पड़ा हो तब भी आपको रोने की जरूरत नहीं पड़े, आप पढ़ाई करने जा सको। तो क्या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेगा, कुछ क्यों, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, कुछ क्यों, जिनकी रैंकिंग बनेगी। एनआईआरएफ रैंकिंग नाम सुना है ना। हर साल कॉलेजेस की क्या बनती है? रैंकिंग बनती है। तो उस रैंकिंग में कुछ 500 600 800 कॉलेजेस को लिस्ट तक आपको क्या मिलेगा? ये पीएम विद्या लक्ष्मी का फायदा मिलेगा। आ रही बात समझ में? हर कॉलेज में नहीं मिलने वाला है। कोलैटरल फ्री होगा मतलब आपको कोलैटरल नहीं देना, ठीक है। बड़े कॉलेज में मिलेगा, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए उस कॉलेज से निकलने के बाद आपको नौकरी वोकरी मिले, आप लोन चुका चुको, ये भी तो गवर्नमेंट को दिखना चाहिए, बैंकों को दिखना चाहिए। दूसरा, और जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पे सबवेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सबवेंशन। सबवेंशन मतलब कुछ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट हटा देगा। जैसे अगर 10% आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि चलो 10% नहीं, उससे 7% ही लो। कितना लो? तो वो 3% को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। बोलो सबवेंशन। बोलो क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन। तो स्टूडेंट्स को खूब मिलता है और फार्मर्स को खूब मिलता है, वुमेन को खूब मिलता है ना। और भी जो हमारे पिछड़े लोग हैं, है ना, चाहे अगर हम ट्राइबल लोगों की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, माइनॉरिटीज की बात करें, इनको भी बहुत सारे स्कीम में क्या मिलता है? इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। समझ में आई बात? कैबिनेट क्लियर्स पीएम विद्या लक्ष्मी फॉर कोलैटरल फ्री लोन टू स्टूडेंट्स। की फीचर क्या है? फंडिंग एंड बेनिफिशियरीज। द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ इतना करोड़, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Approximately 7 lakh new students are expected to benefit. A student will receive a 75% credit guarantee by the central government for loans up to कितना लाख? 7.5। तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए पर ईयर का लोन आपको मिल जा रहा है ना। तो काफी है बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। स्टूडेंट्स विद इन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू कितना होना चाहिए? 8 लाख। जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उसको ये लोन फैसिलिटी मिलेगा। मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं हम लोग, है ना, या फिर गरीब क्लास बोल सकते हैं। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जो बाकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिनको नहीं मिला और बाकी चीजें नहीं मिली, उनको ये सब मिलेगा। और उनको कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा? 3%। कितने लोन तक के लिए? 10 लाख। 10 लाख की लोन तक की लिमिट के लिए। अगर आप ज्यादा लोन लेके पढ़ रहे हो तो गवर्नमेंट क्यों सबवेंशन देगा? दो खुद से फिर, है ना। अगर लोन अमाउंट 10 लाख भी काफी होता है, 10 लाख से कम है तो गवर्नमेंट आपको 3% का क्या देगा? इंटरेस्ट पे डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, बस हो गया। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी एनआईआरएफ रैंकिंग होना चाहिए। द स्कीम अप्लाइड टू टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस, है ना, ओवरऑल एंड डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग। स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का रैंक, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का रैंक कितना हो? 101 से 200। एंड सेंट्रल रन इंस्टीट्यूशन, टोटल कितना इंस्टीट्यूशन को एलिजिबल पाया गया है? 860। ये सब क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक बात है, ठीक। एक्सपैंड कोर्स एलिजिबिलिटी, अनलाइक प्रीवियस स्कीम दिस इनिशिएटिव इंक्लूड्स ऑल कोर्सेज। बाकी बहुत सारे पुराने कोर्स स्कीम्स में ऑल कोर्सेज नहीं, मेडिसिन किसी को पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो इसमें ऑल कोर्सेज है, नॉट जस्ट टेक्निकल और प्रोफेशनल। टेक्निकल क्या हो गया? आईटी वगैरह, एमबीए वगैरह प्रोफेशनल हो गया। समझ में आ रही बात? तो सबके लिए एलिजिबल है। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर लोन एंड इंटरेस्ट सबवेंशन वाया द पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अब पोर्टल बन जाएगा
पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, वो गवर्नमेंट देखेगा कि बैंक कौन होगा, किसको देना होगा। NIRF रैंकिंग क्या है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इज अ रैंकिंग मेथोडोलॉजी रिलीज एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, बस 10 लाख तक, बस यही चीज है। ये पुराना है, एग्जिस्टिंग स्कीम है, पुराना है ना, और ये आपका प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो गया, तो इन सब का कुछ खास रेलेवेंस नहीं है। दिस इज ऑल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, जाओ एंजॉय करो। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक। सैटरडे का नहीं है इसमें, आज का करंट अफेयर्स नहीं है दैट। अच्छा, एक और, जिसको लोग करंट अफेयर्स मान रहे हैं, खूब पढ़ रहे होंगे कि ट्रम्प जीता तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रम्प जीतना इज जस्ट अ न्यूज, इट्स नॉट अ करंट अफेयर्स फॉर अस। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ, बस और क्या, यही सब देखते रहेंगे। इतना कंट्री है, रोज इलेक्शन हो रहा है, क्या देखेंगे? ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। ठीक है, ये तो पता है ना, ट्रम्प जीत गया वापस से। डोनाल्ड ट्रम्प हैज बिकम यूएस प्रेसिडेंट वंस अगेन। नहीं पता? अरे बोलो, पता है? चलो फिर, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल वीकेंड, enjoy